बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का जो है नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट देख लिए, उस पर न्यूमेरिकल्स देखें। अब देखो, आज हम लोग इसका जो है ये देखेंगे फैक्टर्स। देखो, आज थोड़ा सा टॉपिक जो है स्पीड में रहेगा कि क्या है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है आज। पेन कॉपी लेके बैठ जाना या एक बार देख के समझ लेना, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग शॉर्ट में ROR बोलेंगे, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किन चीजों पे डिपेंड करता है। देखो, हम लोग का शुरू से जो है एक इक्वेशन लेते हैं। कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, ये क्या होगा? C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। ये फैक्टर से नहीं है, लेकिन फिर समझाने के लिए है। चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन समझ लो कि ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट्स जो है ये कन्वर्ट किया किस में? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स कन्वर्ट किया किस में? प्रोडक्ट में। तो कौन कौन सा फैक्टर जो है ये डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। थर्ड फैक्टर है, कॉपी पेन लेके लिखते जा सकते हो, टेम्परेचर और प्रेशर बोल सकते हो। प्रेशर इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इन केस ऑफ गैसेस करो। और डी में है कैटलिस्ट। ऐसे तो बहुत सा है, लेकिन हम लोग के एनसीईआरटी में ये 4 फैक्टर है दिया हुआ। हम लोग जो है सारा भी जो डील करेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन पे डील करेंगे। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब है कि अगर सोडियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, आयरन दिया है, कॉपर है या सिल्वर है, सभी को अगर मॉइस्ट एयर से रिएक्शन करना हो, मॉइस्ट एयर से, तो इसका रिएक्शन जो होगा वायलेंट रिएक्शन होगा। ये वायलेंट रिएक्शन है। और सबसे सिल्वर का जो होगा वो स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। रस्टिंग होगा आयरन में, फिर भी क्या होगा? स्लो रिएक्शन होगा। तो हम देखें कि जैसे जैसे जो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसका रिएक्टिविटी चेंज करता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा? चेंज करेगा। हम लोग इसको जो है आगे हम लोग डील करेंगे। टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, नेचर ऑफ कैटलिस्ट पढ़ाते पढ़ाते हम लोग डील करेंगे। लेकिन ये सारा फैक्टर है, ऑल these factors
all these factors proportional to number of collision. ये सारा फैक्टर जो है डिपेंड किस पर करेगा? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर। ये देखो, जितना ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे में कोलाइड करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। अगर कोलिजन जो है वो स्लो होगा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा? स्लो रहेगा। इसको नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है? अच्छा, अब देखो कंसंट्रेशन पे जो है सॉरी, लुक हियर, dependence of rate on concentration कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तब हम लोग कहेंगे क्या? फिर लो उसी रिएक्शन को consider a reaction, ठीक है, A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। अब देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको स्मॉल r से भी लिख सकते हो। ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये हम लोग का प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट के लिए हम लोग डिक्रीज होता है, कोलिजन होगा तो इस क्या हो जाएगा? डिसअपियर होगा। उसी रेट से क्या हो जाएगा? ये इधर फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करते हैं -r से। ग्राफ में भी हम लोग सिंपल देख चुके हैं कि धीरे धीरे इसका क्या होता है? डिक्रीज करता है। इधर टाइम है, इधर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r होता है। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डिक्रीज होगा। और प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? इंक्रीज करता जाता है। ये सब चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है? अब देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ROR, ये R होगा तो रिएक्टेंस क्या होगा? -1/A। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो यूज किया जाता है नंबर्स, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे N2 है, 3H2 है, ठीक है, ये 2 अमोनिया बना तो ये 1 मोल हो गया, और ये कितना हो गया? 3 मोल हुआ, और ये कितना हुआ बेटा? 2 मोल हो गया, ठीक है? तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इज दैट क्लियर? ये क्लियर भी है आपको? ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में dA अपॉन क्या हो जाएगा? dt इक्वल टू -1/B dB अपॉन क्या हो जाएगा? dt इक्वल टू प्लस 1/C क्या होगा? D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन dt, ठीक है? ये चीज हम लोग जो है पढ़े हुए हैं पीछे। तो हम कह सकते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगा किस पर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी। क्लियर है?
सभी में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। देखो रेट ऑफ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर में डिपेंड्स ऑन, किस पर, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट है और एक से अधिक क्या है, प्रोडक्ट है। डिपेंड्स ऑन concentration of one or more reactants and प्रोडक्ट्स। क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक से अधिक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर एट गिवन टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। सेकेंड कहा जाए, अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को केवल रिएक्टेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस करें, ध्यान से सुनना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए भी है और यहां पे प्रोडक्ट के लिए है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को केवल रिएक्टेंट्स के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रेट लॉ, रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? रिएक्टेंट के टर्म में अगर एक्सप्रेस करें, नोट करते चल सकते हो, द रेट ऑफ रिएक्शन is expressed in term of concentration of रिएक्टेंट्स के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, is known as क्या बोलेंगे, रेट लॉ, is known as रेट लॉ और रेट इक्वेशन बोलोगे हैं, और रेट एक्सप्रेशन भी बोलोगे। क्लियर है? इसको पॉज करके नोट करो बेटा। देखो रेट लॉ, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। तो अभी क्या पढ़े थे, रेट लॉ जो है यानी कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किसके पे कर रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। अच्छा, फिर इसमें अगर हम लोग बोलते हैं कि रेट लॉ क्या है, तो इस बार जो है ए मोल ऑफ ए, बी मोल ऑफ बी अगर हम लोग लिख रहे हैं, और सी मोल ऑफ सी भी लिख सकते हो, आगे भी बढ़ा सकते हो, ये प्रोडक्ट है। अभी इसको मिटाएंगे तुरंत। तो हम बताएं कि प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है किस पर, इन दोनों के क्या हो जाएगा, कोलिजन पर। ए कोलाइड करेगा किस पर, बी से कोलाइड कर रहा है। क्लियर है? अगर कोलिजन फास्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगा, ये कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो क्या करना है, इंक्रीजेस। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा कोलिजन उतना ज्यादा होगा। तब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब यहां पे हो जाएगा क्यों भाई, तो कहेंगे बिकॉज नंबर ऑफ
कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। अपवार्ड एरो का मतलब है कि कोलिजन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। अब अगर बोला जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन इसका ए और बी का क्या हो जाएगा? कम होगा, तो कोलिजन हमारा कम होगा। जब कोलिजन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा बेटे? कम हो जाएगा। फिर बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर डिक्रीज कर रहा है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। फिर माइंड सेट हुआ क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसका जवाब देंगे बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। ये 2 पॉइंट को याद रखना। शुरू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेट लॉ में केवल रिएक्टेंट ही क्यों लिखें कि रेट लॉ में केवल हम लोग रिएक्टेंट पर ही बात करेंगे, है ना, कि कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। उसी प्रोपोर्शनल में प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, उसमें पढ़ चुके। अच्छा, अब जो है यहां पे हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना इस पॉइंट को। अब देखो रेट लॉ, सब पॉइंट को लर्न करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बहुत आता है। फिर बोलेंगे कंसिडर ए रिएक्शन। रिएक्शन कैसा हो? केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। दैट इज रेट जो होगा प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखना, रेट के लिए क्या यूज करेंगे? स्मॉल आर, वही रेट ऑफ रिएक्शन, उसको रेट बोल रहे हैं। इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। ए यहां पर एल लिखे और यहां पे बी लिखेंगे, सॉरी बी टू द पावर एल, इसको एम। कहीं पर आप इसको पी भी मान सकते हो, क्यू, पावर जो है पी और क्यू भी लेके चल सकते हो, एक्स और वाई कुछ भी लेके चल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब यहां पे बोला जाएगा, अभी थोड़ा सा वेट करो, आर इक्वल टू, और क्या बोलेंगे? आर इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के लिए क्या यहां पर लगाएंगे? प्रोपोर्शनलिटी का साइन के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एल और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर एम। अब यहां पे देख लो, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये जो है जैसे एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे थे N2 प्लस 3H2, ये क्या है? 2NH3। ये 1 मोल है और ये 3 मोल है और ये क्या है? 2 मोल है। तो ये मोल जो है इसको बोल रहे थे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये सिर्फ मोल यूज किया जा रहा है थ्योरेटिकली यूज किया जा रहा है इन बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मोल हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं। तो यहां पे बोला जाता है हेयर ए एंड बी आर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको SC से इंडिकेट करेंगे,
in the balanced chemical reaction, ए और बी क्या है, वही नंबर ऑफ मोल स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन विच इज theoretical value है। अब यहां पे L और M जो है, वेयर L and M may be equal to stoichiometric coefficient may or may not be equal to stoichiometric coefficient in the balanced chemical reaction। CR को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, समझ लीजिएगा। केमिकल रिएक्शन, ये L और M जो है, ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है कि रिएक्शन में A और B का कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज हो रहा है। ठीक है, आगे इसको भी हम लोग डील करेंगे, इसको लिख भी सकते हो, यहां पर ही करेंगे कि ये क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर हम शायद थ्योरेटिकल वैल्यू बोल दिए थे, सॉरी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। बिकॉज इट का मतलब क्या हो गया, L and M, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंट अगर करेंगे, हो सकता है कि L बराबर जो हो सकता है वो 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए। इसीलिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है यहां पे के जो है, के इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पर प्रोपोर्शनल है, इक्वल करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को बोलेंगे क्या, रेट कांस्टेंट। इसी को क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब जो है इसी को, अब क्या देख रहे हो एक चीज कि जो भी हम रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं वो किसका है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, डिक्रीज कर सकता है। तो इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dr अपॉन dt। रेट को क्या है, रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। k a टू द पावर l और b टू द पावर m। क्लियर है?
तो इस इक्वेशन को माइनस क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इसका डिक्रीज करता है, इसलिए हम लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए हम लोग माइनस साइन लगाए हैं। अच्छा, यहां पे हम लोग कह सकते हैं दिस रेट लॉ इक्वेशन is also known as, क्या बोलोगे, डिफरेंशियल रेट लॉ। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, भाई डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होगा। ठीक है सर, तो हम लोग को पढ़ाए नहीं। अरे इसी रेट का जो है क्या है, डिफरेंशियल के टर्म में अगर लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल रेट लॉ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देखो कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या, अक्सर एग्जाम में जो है डिफाइन करने के लिए पूछता है, डिफाइन रेट लॉ। अब रेट लॉ को डिफाइन कैसे करोगे बताओ? डिफाइन करने के लिए क्या हम बोल सकते हैं, बस यही चीज आपको बोलना है, ये लाइन। ठीक है, तब यहां पर हम लोग बोलेंगे इट इज, यहां दिख रहा है बेटा, यहां दिख रहा है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन। आप पूरा लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional, rate of reaction is proportional to some power of concentration of each reactants, ये आपका डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन केवल डिफाइंड रेट लॉ लिख के मत छोड़ दीजिएगा, इसके बाद जो है आपको ये सारा चीज यहां से कंसीडर इक्वेशन करके आपको लिखना पड़ेगा। तब आपको 1 मार्क से, बच्चे सोचते हैं बोर्ड में आपको पूछेगा कि रेट लॉ क्या डिफाइन करने के लिए, तो यही आप डेफिनेशन दीजिएगा। डेफिनेशन देने के बाद कंसीडर ए रिएक्शन यहां तक ही लिखेंगे और ये पॉइंट सब जरूर दीजिएगा, क्या कि अक्सर जो है बच्चे जो है एल एम और ए बी में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ध्यान से रख दो कि हमेशा ए और बी क्या है, इक्वेशन को बैलेंस करने का ये मोल है, इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, और ये क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है सम पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, सम पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट। एल और एम आपका क्या है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं हो भी सकता है। ये तो एक्सपेरिमेंट करने का चीज है। कोई भी बच्चा जो है फैक्ट्री में ये नहीं देख के बता सकता है कि एल और एम का वैल्यू जो है इसके बराबर होगा। जब भी आप फैक्ट्री में जो है, इंडस्ट्री में आप वर्क करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप कॉन्सेंट्रेशन देखोगे कि कितना रिएक्ट कर रहा है ए, और उस समय बी का कंडीशन क्या है, तब आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। ये जो है प्योर जो है एक्सपेरिमेंट जो है, हम यहां लिख दिए यहां पर कि एल एंड एम मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बिकॉज इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या क्या है, ये जो होगा आपका रेट लॉ का ये पूरा डेफिनेशन है। ठीक है, इसको पॉज करके बेटा नोट करो। देखिए रेट लॉ में एल और एम का वैल्यू हम लोग जो है कैसे मेजरमेंट करते हैं, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। फिर लिखेंगे हम लोग, कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी
और क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। क्योंकि रेट लॉ लिख रहे हैं तो हमेशा रिएक्टेंट के टर्म में, हमेशा याद रखना कि रेट लॉ जो है रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे। और यहां पे हम लोग पढ़े अभी रेट इक्वेशन, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर L और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर M, ये हम लोग पढ़े हैं। अच्छा, तो रेट लॉ को रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं, तो यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज द फंक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये पढ़ चुके हैं। That is FR, फंक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो निकालते हैं कैसे, देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है निकालना है तो एक बार जो है इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे। निकालने के लिए ध्यान से देखो, अभी एक्सपेरिमेंट होगा, इसको कांस्टेंट करेंगे और इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, उस समय रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे। इसको कांस्टेंट रख के चेंज करेंगे किसको, बी को, बी के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे। फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ए के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे और बी का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ये कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है क्या, कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट रख दें, उस समय हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, क्या चेंजेस आ रहा है, ये भी कांस्टेंट। और ये भी कांस्टेंट अगर कर दे तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वैल्यू। या फिर चौथा कंडीशन हो सकता है कि इसे भी है ना, इसको भी आप चेंज कर दो, इसको भी चेंज करो, ए के कॉन्सेंट्रेशन को भी चेंज करो और बी के कॉन्सेंट्रेशन को भी चेंज करो। अब उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम लोग जो है नोटिस करेंगे। यही हमारा एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद जो है तब हम लोग एल और एम का वैल्यू जो है हम लोग निकालेंगे। अब इसके लिए जो है हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उस डेटा को, क्योंकि हम लोग के बुक में जो है एक्सपेरिमेंट करके क्लासरूम में तो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं कि जो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो रिएक्शन हो रहा है उस क्लासरूम में नहीं दिखाएंगे। तब हमारे बुक में वो डेटा दिया रहेगा, उस डेटा से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एल और एम का वैल्यू। इज दैट क्लियर? इसको जो है नोट करो। यही हम जो बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंट करेंगे। ए और बी के जगह पर क्या है, NO और O2। ये क्या है 2 और यहां पर 1 दिया हुआ है, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। यहां पे है क्वेश्चन में, देखो कह रहा है NO ये गैस है प्लस O2 ये गैस है और क्या बना 2NO 2 गैस। यहां पे तुम्हें रेट लॉ निकालना है, R इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पावर L और O2 पावर M। अब एक्सपेरिमेंटली जो ये रेट लॉ कह रहा है ये तो लिख दिए, लेकिन M और M का वैल्यू जो है, L और M का वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट के तहत आपको मिलेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम ए और बी के जगह पर क्या बताए थे कि एक क्या हो रहा है, अगर ये कांस्टेंट है तो ये क्या करेगा, चेंज करेगा। ये अगर चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा, याद करो। और क्या हो जाएगा कि ये अगर चेंज है
और ये भी चेंज है उस कंडीशन में, और ये अगर कांस्टेंट है और ये अगर कांस्टेंट है, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यही 4 तरह का प्रोबेबिलिटी है। देखो 4 इक्वेशन आपको बना हुआ है। अब फर्स्ट में क्या कह रहा है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा है, बराबर है। उस समय रेट ऑफ रिएक्शन जो है 0.096 है ना, 0.096 के रफ्तार से जो है ये फॉर्मेशन हो रहा है NO2 का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो यहां पे रेट ऑफ यहां पे NO2 होगा, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। जब दोनों कांस्टेंट है तो इस समय इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है NO2 का 0.09896 है। अब देखो क्या किया कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इसमें कंपेयर करो, इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, चेंज किया है ना, ये चेंज किया। फर्स्ट हमारा ये हो गया, सेकंड ये आ रहा है, इसको चेंज कर रहा है और इसको क्या किया है, कांस्टेंट, जस्ट का तस है कांस्टेंट। उस समय हमारा रेट जो कितना हो गया, इसके बीच देखोगे तो 4 टाइम्स का अंतर है। अब क्या किया कि इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया है, कांस्टेंट रख दिया 0.30। अब O2 के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, चेंज किया है। इस समय जो है इससे कंपेयर करोगे तो क्या हो गया, 2 टाइम्स चेंज हुआ। अब क्या है कि दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, 0.03 से 60, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, चेंज कर दिया है। अब देखो इससे जब कंपेयर करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यही चीज जो है हम लोग बोले कि रेट ऑफ जो है रिएक्शन जो है डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में, या बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज फंक्शन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्लियर है। अब इससे क्या होगा, हमें यही L और M का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो हम इसको चीज को समझाना चाह रहे थे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। R रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, 0.096 इज इक्वल टू K। NO इस समय कितना है, 0.30 पावर L, 0.30 पावर L, दोनों कांस्टेंट है। इस समय रेट इतना है। ये क्या हो गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। यहां पर सेकंड में है, R की जगह पर 0.384 K क्या है, 0.60 M यहां पर बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा L, और यहां पर क्या हो जाएगा 0.30। सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया ये। थर्ड एक्सपेरिमेंट में है 0.196। इस बार क्या है, K 0.0 आगे 0 लगा दो, 0.30, और ये क्या हो जाएगा 0.60। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट थर्ड है। अब हम लोग करेंगे क्या, 0.768 के है, 0.60, और यहां पे क्या है, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट। अब ये L और M लगाते जाओ, L और M ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। L और M का वैल्यू निकालने के लिए हर साल जो है CBSE यानी बोर्ड में, चाहे स्टेट बोर्ड हो या CBSE में, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों में ही बेटे। इससे ध्यान से इसको देखो, 1 बार 2 बार 3 बार पॉज करके देखना ही कैसे है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें L का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये और ये इक्वेशन को लिखते हैं। हम लोग बोलेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई 1 से। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 0.384 इज इक्वल टू K 0.60 पावर L 0.030 पावर M। डिवाइड करो इसको,
फर्स्ट से 0.096, यहाँ क्या लिखोगे के 0.30 पावर L, और ये क्या हो जाएगा 0.30 पावर M। अब देखो ये 6 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 24 के 4 36 37 38, यानी 4 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको काटोगे क्या हो जाएगा, 4 के से के कट जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहां कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में कटेगा ये, तो यहां लिखोगे 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर L, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 टू द पावर L इज इक्वल टू, तो यहां L का वैल्यू क्या हो गया, देयरफॉर L इक्वल टू क्या निकाला है हमारा, चेक करके देखो 2। जब हमारा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तो L का वैल्यू यहां पर क्या डाल देना है, 2 डाल देना है। अब क्या करना है, इसी ढंग से हम लोग जो है चेक करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में अब M का वैल्यू निकालना है, तो L हमारा क्या होना चाहिए, कट जाएगा, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन लोगे, L कट जाएगा, ये और ये ले सकते हो, 60 कट जाएगा M, या 1 और 3 को लेकर डिवाइड कर दो तब भी तुम्हारा मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे बोलेंगे डिवाइड इक्वेशन 3/1, चेक करके थर्ड इक्वेशन ये है हमारा, 0.196 इज इक्वल टू के 0.30 पावर L, और ये क्या होगा 0.60, ये कितना हो जाएगा M। इज दैट क्लियर। अब इसको डिवाइड करोगे 1 से, 0.096 इज इक्वल टू के, वैल्यू क्या है 0.30 पावर L, और यहां पे क्या हो जाएगा 0.30 पावर M। 2 टाइम्स में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0.096 क्रॉस 2, तो इतना आ जाएगा 0.196 आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स में ये कट गया, ये होल कट कैंसिल हो जाएगा, के से के जलेगा, 2 टाइम्स में 2 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा 2। देखो M का वैल्यू 1, देयरफॉर M का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा 1, M का वैल्यू यहां पे 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। एकदम बढ़िया से इसको समझ लो। अब आपको क्या करना है, कह रहा है डिफाइन रेट लॉ। तो डिफाइन रेट लॉ अगर कह रहा है, हम इसको मिटा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, क्वेश्चन लिख लिए होगे, फाइनल आंसर देखो तो यहां पे आ रहा है, यहां क्लियर है। देयरफॉर रेट लॉ हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर, L का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 2, और M का वैल्यू हम लोग देख लिए कितना हो गया, O2 का वैल्यू यहां पर 1। यही हम लोग का जो है आंसर है। अब एक चीज देख रहे हो कि यहां पे हम बताए कि L और M जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां 2 है 1 है, तो ये आ गया यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर है। इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, ठहरो, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे एक आध इक्वेशन हम तुमको डायरेक्ट लिख के दिखा रहे हैं। देखो, अगर इक्वेशन हमें 2 अगर दिया जाए कि ये क्या लिखा है, क्लोरोफॉर्म
प्लस Cl2, यहां से ये बनेगा CCl4 और ये HCl। ठीक है, अब इसका रेट ऑफ जो है ना, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ लिखोगे, सिंस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ जो इसका होगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अभी बहुत सा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो R इक्वल टू यहां पर लिखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 और यहां पे क्या हो जाएगा, Cl2 जो है इसका पावर जो कितना हो जाएगा, हाफ। ये फाइनली निकाल के आपको बताया हुआ, यहां पे 1 है और यहां पर कितना है, हाफ। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए, यहां भी 1 यहां भी 1। अब यहां पर क्या है, L और M का वैल्यू, यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्सपेरिमेंटली जो है वो L और M के बराबर नहीं है। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू L एंड M वैल्यू, लेकिन यहां पे जो था वो L और M के बराबर था। इसका एक इक्वेशन तुम और देख सकते हो, ये क्या है, CH3COO C2H5 प्लस H2O, हाइड्रोलाइसिस ईस्टर इथाइल इथेनोएट है, हाइड्रोलाइसिस करोगे CH3COOH प्लस C2H5OH एसिड एल्कोहल। इसका जो है ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसी तरह से ये L और M का वैल्यू यहां पे आया है। अब इसका सिंस एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ देखोगे, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ देखोगे तो क्या निकलेगा, R इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, रिएक्टेंट ही ना है इथाइल इथेनोएट, और यहां पर बेटा क्या है, वाटर है, CH3COO C2H5 और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि वाटर का M का वैल्यू जो है, वाटर के यहां M का वैल्यू 0 है और यहां L का वैल्यू क्या है, 1 है। यहां L का वैल्यू 1 था और M का वैल्यू क्या है, हाफ था, लेकिन यहां भी क्या है, बराबर नहीं है। अब इस इक्वेशन में भी हम लोग देखें कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू L एंड M वैल्यू। तो बहुत बच्चों को रहता है क्या कि ये जो है यहां पर L और M का वैल्यू जो है, यहां पर कह सकते हो कि सिंस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू L एंड M। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है, डायरेक्ट कोई देख के यहां पे नहीं बोल सकता था। अगर हम डायरेक्ट देख के यहां पे बोलते तो 1 1 लिख देते, लेकिन एक्सपेरिमेंट किया गया तब है। कोई भी व्यक्ति जो है वो जो है, कोई भी व्यक्ति जो है L और M का वैल्यू जो है डायरेक्ट देख के नहीं लिख सकता, जब तक वो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना कर ले। समझे बच्चे, समझ गए होंगे? तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और एक एक बात को लिखो, पॉइंट बाय पॉइंट इसको जो है कॉपी में नोट करो, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो का, कि एग्जाम आप लोग का जो है वो नजदीक आने जा रहा है। क्लियर है? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, विश यू बेस्ट।